Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. Today discuss on rating of banks. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली नए कंटेंट से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक इज रेटिंग ऑफ बैंक्स। इट मीन्स जितने भी ऑल ओवर बैंकिंग है इंडिया के अंदर उनको रेटिंग कौन प्रोवाइड करता है, आज हम उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। हमने रेटिंग ऑफ बैंक्स को 2 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कैमस एंड सेकंड इज कार्ल्स। तो फर्स्टली हमें यही पता होना चाहिए कि रेटिंग ऑफ बैंक्स है क्या चीज, ये क्यों बनाया गया। देखिए, द रेटिंग सिस्टम वेयर इन द बैंक्स रेगुलेटर। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर रेगुलेटर कौन है बैंकों का? जो बैंक रेगुलेटर है इट मीन्स आरबीआई। आरबीआई ओवरऑल बैंकिंग के ऊपर रेगुलेशन करता है, रूल्स बनाता है। वेयर इन द बैंक रेगुलेटर्स और एग्जामिनर्स इवेलुएट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक एंड डिटरमाइन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बैंकों की ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मापने के लिए आरबीआई ने रेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया। पहले ये रेटिंग सिस्टम इंडिया में नहीं था। इसकी शुरुआत कहां से हुई? यूएस से। रेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई यूएस से। 1988 में बेसल नॉर्म्स ने इसे अडॉप्ट किया। इज दैट क्लियर? रेटिंग ऑफ बैंक्स ये सिस्टम यूएस से चलकर आ रहा है, लेकिन 1988 में बेसल नॉर्म्स ने इसको अडॉप्ट किया। उसको देखकर आरबीआई को लगा कि हमें भी रेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए। फिर इंडिया में एस पद्मनाभन कमेटी ऑर्गेनाइज की गई 1995 टू 96। एस पद्मनाभन कमेटी के अध्यक्ष रहे हमारे एस मीन्स सुंदरराजन पद्मनाभन, जो इस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया? फोकस ऑन पैरामीटर्स ऑफ द फाइनेंशियल साउंडनेस, मैनेजरियल एंड ऑपरेशन इफिशिएंसी ऑफ द बैंक। बैंकों की फाइनेंशियल साउंडनेस इट मींस वित्तीय सुदृढ़ता कितनी है, मैनेजरियल पावर कितनी है बैंकिंग के पास, और डेली वर्किंग पे उसकी जो ऑपरेशन है, जो वर्किंग चल रही है डेली बेस पे, वो कैसी है, ये सब डिसाइड किया जाता है रेटिंग सिस्टम के अंदर। बैंकों को रेट दी जाती है। जो बैंक सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है उसको 1 रेटिंग दी जाती है, एंड जो सबसे वीक होता है उसको 5 रेटिंग दी जाती है। फर्स्ट मतलब बेस्ट, और 5 रेटिंग मीन्स वर्स्ट। बैंकों की रेटिंग मिलती है 1 to 5 के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ आपको ये सब कि रेटिंग सिस्टम है क्या, क्यों इसको इंडिया में लाया गया? आरबीआई ने कमेटी बनाई, एस पद्मनाभन कमेटी 1995 टू 96। इसके अंदर फोकस किया गया फाइनेंशियल साउंडनेस, मैनेजरियल पावर एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बैंक्स। क्लियर है आपको रेटिंग मींस क्या है? अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। रेटिंग 2 टाइप से मिलती है बैंकिंग को। फर्स्टली कैमस एंड सेकेंडली कार्स। कैमस मींस ये जो रेटिंग सिस्टम है ये डोमेस्टिक बैंक्स को रेटिंग प्रोवाइड करता है। ओवरऑल इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जितने भी हमारे डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनको रेटिंग प्रोवाइड ओवरऑल बैंकिंग को रेटिंग कौन प्रोवाइड करता है? कैमस बॉडी। एंड इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंकिस है, इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक वर्किंग कर रहे हैं उनको रेटिंग प्रोवाइड करता है कार्स। उनके लिए कार्स अलग से बॉडी बनाई गई। क्लियर हुआ कैमस और कार्स की वर्किंग? कैमस डोमेस्टिक बैंक के लिए काम करता है, कार्स फॉरेन बैंक के लिए काम करता है। अब देखिए कैमस है क्या? कैमस मींस टू मेजर ए बैंक्स लेवल ऑफ रिस्क।
बैंक का लेवल कितना है रिस्क से रिलेटेड। अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, कोई भी इमरजेंसी रिस्क आता है, तो बैंक उसको कैसे हैंडल करता है, ये रेटिंग कौन देता है? कैमल्स। कैमल्स आर यूज्ड बाय सुपरवाइजरी बॉडी। सुपरवाइजरी बॉडी मीन्स आरबीआई। इट मीन्स कैमल्स के अंदर बैंकों को रेटिंग कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई। और ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा यूज की जाती है। कैमल सिस्टम को यूज कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट बाय आरबीआई। क्लियर हो आपको इतना? अगर आपको कोई भी डाउट है हमारी वीडियो से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कैमल्स, फुल फॉर्म ऑफ कैमल्स। फर्स्टली सी मीन्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। इस रेशो का मतलब क्या है कि बैंक के पास कितनी पर्याप्त रूप से कैपिटल है। अगर फाइनेंस रिलेटेड उसको कोई भी रिस्क होता है तो उसको आगे वो सुचारू रूप से चला सके। चलते करते हैं कार्स, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मीन्स CAR, कार्स। कार्स का फॉर्मूला है टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट। अब ये क्या होता है? नया वर्ड है ये तो हमारे लिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं ये क्या चीज है। रिस्क वेटेड एसेट। अभी तक हमने बैंकिंग में क्या किया है? बैंकिंग में अभी तक हमने पढ़ा है कि एक बैंक के पास टोटल NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है। अगर जो प्रीवियस वीडियोस है वो नहीं देखी है तो आप जाकर उनको देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा मींस NDTL क्या है। बैंकों के पास लैंडर्स सेविंग करते हैं एंड बैंक आगे लोन प्रोवाइड करता है। क्या सीखा हमने? बैंकों के पास टोटल जितनी सेविंग्स होते हैं, लोग जमा करवाते हैं, उसको आगे बैंक लोन प्रोवाइड कर देता है। ये बैंक का काम होता है मीडिएटर्स का। मेन वर्किंग है सेविंग को कलेक्ट करना एंड लोन प्रोवाइड करना बैंक की। तो जानते हैं इससे रिस्क से रिलेटेड क्या है इसमें। बैंक ने बाई चांस पर्सन ने जो NDTL है बैंक की वो टोटल 200 करोड़ है। बैंक की टोटल NDTL 200 करोड़ है। लोगों ने पैसा जमा करवाया बैंक के पास 200 करोड़ रुपए टोटल। अगर बैंक ये सारे 200 करोड़ रुपए लोन के दे देगा और जो ये लोन लेने वाले पर्सन हैं ये पैसा वापस नहीं करते, रिफंड नहीं करते। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हमने विजय माल्या जो कि बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, जिसका बैंकरप्सी। बैंक ने टोटल 200 करोड़ रुपए विजय माल्या को दे दिए और विजय माल्या 200 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। तो अब बैंक लैंडर्स की जो सेविंग है उनको कैसे रिटर्न करेगा? बैंक के सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विजय माल्या पैसे लेकर भाग गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि सेविंग को वापस रिटर्न कैसे करें लोगों को। रिस्क वेटेड एसेट मतलब बैंक ने जितना लोन दिया है पर्सन को, जिसको लोन प्रोवाइड किया है, मान लेते हैं हम सिर्फ एक विजय माल्या का एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम 200 करोड़ रुपए से मान लेते हैं बैंक ने 50 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को लोन के रूप में दिए हैं, 50 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दिए हैं एंड 100 विजय माल्या को दिए हैं। 100 किसको दिए हैं? विजय माल्या को। तो अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिस्क कितना है? 0%, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें सारा पैसा वापस रिटर्न कर ही देगी बैंक को। डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 20% रिस्क है, क्योंकि जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर रही है, डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ वर्किंग कर रही है, तो वो भी कुछ ना कुछ डेवलप करके हमें रिटर्न दे देगी।
और विजय माल्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 100% रिस्क है, क्योंकि वो पैसे हमारे लेकर भाग चुका है। ये सारी कैलकुलेशन क्या कहलाती है? रिस्क वेटेड एसेट। टोटल बैंक की रिस्क से रिलेटेड कितनी है? जो विजय माल्या के पास है उसके पास 100% का रिस्क है, लेकिन गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दिया है उसमें रिस्क कम है। उसमें रिस्क क्या है? इस सिक्योरिटी के बजाय कम है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितना भी एक बैंक का रिस्क है, रिस्क कितना है? 20%, 100%, उसका टोटल 9% वो अपने पास रिस्क वेटेड एसेट के रूप में रखेगी। ये बात बोली है आरबीआई ने। देखो जो बेसल नॉर्म्स हुए हमारे, बेसल नॉर्म सेकंड के अंदर ये बोला गया कि हर बैंक को अपनी रिस्क वेटेड एसेट का 8% CAR के रूप में रखना चाहिए, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला कि हम 8% ना रखकर उसके कुछ ना कुछ ज्यादा ही रखेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर फ्रॉड ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इंडिया ने, आरबीआई ने क्या बोला कि हम 8% की बजाय हम 9% रखेंगे। किसके रूप में? CAR के रूप में। करते हैं, देखिए टोटल रिस्क वेटेड एसेट हमारी कितनी थी? 200 करोड़ रुपए, और CAR मान लेते हैं 9%। CAR कितना है रिस्क वेटेड एसेट का? 9%। तो टोटल टायर 1 और टायर 2 कैपिटल कितनी होगी? 2% का 6%, 18 करोड़। क्लियर हुआ आपको? आरबीआई ने बोला कि जितनी बैंक की रिस्क वेटेड एसेट है, हमने एग्जांपल 200 करोड़ का लिया था, उसका 9% वो अपने पास रखेगी। बाई चांस इमरजेंसी आती है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई विजय माल्या जैसा पर्सन पैसे लेकर भाग जाता है, तो कम से कम उसके पास 9% तो ऐसा पैसा होना चाहिए जो अपने वो लैंडर्स को वापस रिफंड कर सके, उनकी सेविंग को वापस दे सके। अब ये टायर 1 और टायर 2 कैपिटल क्या है? हमने जितने प्रीवियस लेक्चर्स किए हैं उन्हें पढ़ा है SLR और CRR क्या होता है। SLR वो पैसा होता है जो बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखता है, एंड इसके अंदर ऑल रिजर्व्स, SLR और इसके अलावा जितने भी रिजर्व्स है वो हमारे टायर 1 कैपिटल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एंड टायर 2 के अंदर होते हैं इमरजेंसी या वाइंडिंग अप फंड। टायर 2 के अंदर SLR और बाकी जितने भी रिजर्व्स है वो सारे रखे जाते हैं। टायर 2 कैपिटल के अंदर बैंकिंग वो कैपिटल रखता है, बैंक को लगता है अगर बाई चांस ऐसी कोई क्राइसिस आ जाते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर कि उसके वाइंडिंग अप की सिचुएशन अराइज होती है, तो एटलीस्ट उसके पास कुछ तो फंड होना चाहिए जिससे वो अपनी फाइनेंशियल जो स्थिति है उसको सुधार सके। तो वो कैपिटल वो किसके रूप में रखती है? टायर 2 के रूप में रखती है। इट मीन्स जो 18 करोड़ है वो टायर 1 में 9 करोड़ और टायर 2 में 9 करोड़, टोटली 18 करोड़ कैपिटल बैंक अपने पास रखता है CAR के रूप में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। क्लियर हो आपको ये सब? CAR क्या है, रिस्क वेटेड एसेट क्या है, टायर 1 और टायर 2 कैपिटल हमने एग्जांपल लेके किया बैंक का। इज दैट क्लियर? अगर आपको डाउट है अभी भी इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं कैमल्स का सेकंड पार्ट, ए मींस एसेट क्वालिटी। जो बैंक है उसकी जो एसेट है उसकी क्वालिटी कैसे है? इट मींस हर बैंक के पास 2 टाइप्स की एसेट होती है, एक परफॉर्मिंग एसेट एंड सेकंड इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट इट मींस बैंक ने जितने भी पैसे लोन के रूप में प्रोवाइड किए हैं
पर्सन्स को, जिस भी मर्जी पर्सन हो सकता है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, वो विद इंटरेस्ट हमें टाइमली बेसिस पे अपनी पेमेंट करता रहे। परफॉर्मिंग एसेट मीन्स विद इंटरेस्ट टाइमली बेसिस पे हमें रिफंड पैसा होता रहे। ओके, एंड सेकंड इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स ना ही तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हम बैंक की बात कर रहे हैं, ना ही तो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है टाइमली बेसिस पे, और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है, वो हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो एसेट क्वालिटी के अंदर ये देखा जाता है कि बैंक की कितनी तो परफॉर्मिंग एसेट और कितनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। आइए करते हैं, एसेट क्वालिटी कवर्स एन इंस्टीट्यूशनल लोन्स क्वालिटी विच रिफ्लेक्ट अर्निंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देखिए, अर्निंग की बात हो रही है तो हम जान लेते हैं कि बैंक के पास अर्निंग कहां से होती है। क्या बैंक कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड? नहीं, बैंक सिर्फ मीडिएटर का काम करता है, उससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती। बैंक मीडिएटर का काम कैसे करता है? सेविंग्स लेकर लोन प्रोवाइड करता है। इट मींस उसका जो बीच में इंटरेस्ट बचता है वही उसकी अर्निंग होती है। तो यहीं पर ये बात बोलेगी कि अर्निंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अगर उसके पास इंटरेस्ट के पैसे ही नहीं आएंगे तो उसकी अर्निंग कैसी होगी? तो ये क्वालिटी चेक करती है, एसेट क्वालिटी कवर एंड इंस्टीट्यूशनल लोन्स क्वालिटी विच रिफ्लेक्ट अर्निंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये लोन की क्वालिटी चेक की जाती है कि परफॉर्मिंग एसेट में या नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जो लोन प्रोवाइड किया है उसके ऊपर अर्निंग हमें कितनी मिल रही है, कितने टाइमली बेसिस पे मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है। ये हमने किया केमिस का सेकंड पार्ट, एसेट क्वालिटी। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, एम मैनेजमेंट। बैंकिंग की मैनेजमेंट कैसी है? एंड इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी टू पॉइंट आउट एंड कंट्रोल रिस्क। इसमें बोला गया है कि अगर कोई सिचुएशन आती है, जैसे पिछले काफी टाइम से हमारा कोविड चल रहा है, अगर कोविड की सिचुएशन आती है तो मैनेजमेंट अपने बैंक्स को या अपनी जो पावर है उसको कैसे हैंडल करती है। फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, अगर बैंक में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो उसकी मैनेजमेंट उसको किस वे से लेती है? पॉजिटिव लेती है, नेगेटिव लेती है। एंड जो मैनेजमेंट है वो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग इंस्टेंटली वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही अंदर मैनेजमेंट ब्लैक मनी का काम कर रही हो? ये सब चेक किस में किया जाता है? मैनेजमेंट क्वालिटी के अंदर। ओके, आरबीआई चेक करता है कि किसी बैंक की मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है। एंड कंट्रोल रिस्क, और उससे रिलेटेड रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, लास्ट वन पॉइंट इज अर्निंग। ए मतलब अर्निंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस अवेलेबिलिटी टू क्रिएट एप्रोप्रिएट रिटर्न्स। एग्जामिनर्स डिटरमाइन ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड वैल्यूएशंस। एग्जामिनर्स कौन हो सकता है? हम बार बार बात कर रहे हैं आरबीआई। चेकिंग कौन करता है? आरबीआई। क्या बोला? एंड इंस्टीट्यूशंस अवेलेबिलिटी टू क्रिएट एप्रोप्रिएट रिटर्न्स, एग्जामिनर्स डिटरमाइन ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड वैल्यूएशन। हमने बात की अर्निंग की एसेट क्वालिटी में। अर्निंग कहां से होती है? इंटरेस्ट से। और इंटरेस्ट अगर प्रॉपरली मिलता रहेगा तो उससे क्या? ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी बनेगी और वैल्यू किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्रिएट एप्रोप्रिएट रिटर्न, इसके अंदर एप्रोप्रिएट रिटर्न को क्रिएट किया जाता है, उसकी अर्निंग पावर को बढ़ाया जाता है कि कैसे किसी बैंक की अर्निंग पावर को इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसी कौन सी हम स्कीम्स लेकर आए, ऐसी कौन सी रेशो लेकर आए बैंकिंग की, इंटरेस्ट की, जिससे अर्निंग इंक्रीज हो सके। एल मीन्स लिक्विडिटी। एल मीन्स लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट विच कैन इजिली बी कन्वर्ट टू कैश। लिक्विडिटी से आप क्या समझते हो? +1 से हम पढ़ते आ रहे हैं लिक्विडिटी, एसेट एंड लायबिलिटी। तो लिक्विडिटी क्या है? कोई भी एसेट जिसको इजिली शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट किया जाए कैश में। लिक्विडिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट विच कैन इजिली बी
कन्वर्ट टू कैश। बैंक के पास ऐसी कितनी एसेट है जो वो टाइमली बेसिस पे इन शॉर्ट टाइम पीरियड अगर उसको जरूरत पड़ती है, इमीडिएटली अगर इमरजेंसी में उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी कितनी एसेट है जिसको वो इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकती है। वो रेशो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। ओके, क्लियर हुआ आपको लिक्विडिटी? देन लास्ट वन इज सेंसिटिविटी। एग्जामिनर्स assess and institutions sensitivity to market risk। इसके अंदर आरबीआई ये चेक करता है कि जो बैंक्स है वो मार्केट को रिस्क को लेकर कितने सेंसिटिव है। ओके, मार्केट रिस्क मतलब जैसे हम एग्जांपल लेते आ रहे हैं, कोविड, इकोनॉमिक क्राइसिस, सेंसिटिविटी मींस मार्केट के फ्लक्चुएशन का बैंक की सिचुएशन पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। जो मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है, हमारी मार्केट कैसे फ्लक्चुएट होती रहती है? इस टाइप से, उसका बैंक की सिचुएशन पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। मार्केट के अकॉर्डिंग बैंक कैसे रिएक्ट करता है। अगर मार्केट डाउन जा रही है तो उसके बैंक की सिचुएशन है, एसेट है, पावर है, उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये डिसाइड होता है हमारे लास्ट पॉइंट सेंसिटिविटी में। क्लियर हो आपको ये सब? हमने क्या किया? कैमल्स के जितने भी ऑल ओवर इसकी डेफिनेशन थी, हमने ये सब क्लियर किया। कैमल्स किसके लिए वर्किंग करता है? डोमेस्टिक बैंक्स के लिए। सेकेंड वन बात करते हैं हम कार्स की। कार्स जैसे हमने पहले किया, कार्स किसके लिए काम करता है? फॉरेन बैंक्स के लिए। फॉरेन बैंक इंडिया में कौन कौन से हैं? सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ एक फॉरेन बैंक्स है इंडिया के अंदर। इसके अंदर रेगुलेशन की जाती है, आरबीआई नॉर्म्स बनाता है फॉरेन बैंक्स के लिए कि आपको इस नॉर्म्स के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। कार्स का मतलब भी सेम है। सी मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ए मींस एसेट क्वालिटी, एल लिक्विडिटी। सी पॉइंट इसमें अलग है, इसमें ओनली सी पॉइंट अलग है, एंड एस इज सेंसिटिविटी। सी पॉइंट करते हैं अब इसके अंदर अलग क्या चीज है फॉरेन बैंक्स के लिए? कंप्लायंस। कंप्लायंस मींस ओबे इन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इट मींस जो फॉरेन बैंक है वो आरबीआई के रूल्स को किस ऑर्डर में कितना फॉलो कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है फॉरेन बैंक आरबीआई के रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। कंप्लायंस के अंदर हम ये सब एक्टिविटी देखते हैं कि जो फॉरेन बैंक है वो उनका रेगुलेशन कैसे है, रूल्स कैसे है, उनकी मैनेजमेंट कैसी चल रही है, कि वो आरबीआई के अंडर रूल्स के अंदर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ओके, इसमें अलग से पॉइंट सिर्फ कंप्लायंस था, सी मतलब कंप्लायंस, बाकी सारे पॉइंट एज इट इज यही है। जो ये फॉलो होंगे वही सारे फॉरेन बैंक के अंदर फॉलो होंगे रेटिंग के अंदर। क्लियर हो आपको ये सब सारा प्रोसेस क्या था क्या नहीं है? रेटिंग ऑफ बैंक्स में कैमल्स और कार्स किए थे। कैमल्स डोमेस्टिक बैंक के लिए, कार्स फॉरेन बैंक के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।